हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडुल्यूमिनेसेंस पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक नया वीडियो और ये वीडियो होने वाला है एनीमिया के ऊपर। एनीमिया का जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इससे पहले एक दो वीडियो पहले मुझे एक रिक्वेस्ट आया था कि मैं एनीमिया पर वीडियो बनाऊँ, तो लीजिए मैं हाजिर हूँ एनीमिया लेकर आपके सामने। तो एनीमिया का ऐसा है कि ये काफ़ी डिटेल्ड वीडियो होगा, तो कुछ डिटेल्स आपको इसमें मिलेगी, कुछ इसके नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगी। मैंने कोशिश की है कि जितने भी तरीके का एनीमिया है मैं सारा ही एक साथ आपको बता दूं। एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और उतना लंबा वीडियो बनाने की ना ही मुझे आदत है और ना ही शायद आप लोगों को देखने की आदत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं बात करती हूँ एनीमिया। एनीमिया होता क्या है एक्चुअली। एनीमिया की एटाइमोलॉजी अगर हम देखें तो एनीमिया जो टर्म है वो दो टर्म से मिलकर बना है, एन एंड हाइमा। एन का मतलब है विदाउट और हाइमा का मतलब है ब्लड। ये दोनों ही ग्रीक वर्ड्स हैं और इन दोनों को मिलाकर बना एनीमिया। तो ये एनहाइमा जो है आगे चल के जब मॉडिफाई हुआ धीरे धीरे मॉडर्न लैंग्वेज में आते आते तो ये बन गया एनीमिया। तब ये जो पूरा टर्म है एनीमिया वो हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर मैं बात करूँ अगर इसके इंट्रोडक्शन या इसकी डेफिनेशन की कि एक्चुअली एनीमिया की डेफिनेशन क्या है, कैसे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो एनीमिया एक इस तरीके का डिसऑर्डर है जो रिलेटेड होता है ब्लड से, और इसमें क्या हो जाता है, इसमें रिडक्शन हो जाता है किन चीज़ों में, या तो आरबीसी काउंट में, या हीमोग्लोबिन कॉन्टेंट में, या फिर पैक्ड सेल वॉल्यूम में। इन तीनों में से किसी एक में रिडक्शन हो जाता है। और इसके अलावा एक और चीज़ जो हमें ध्यान देनी चाहिए वो ये कि वर्ल्ड की 24.8% पॉपुलेशन जो है वो इससे सफ़र कर रही है। अब हमने ये तो बता दिया कि रिडक्शन हो रहा है इन तीन चीज़ों में, लेकिन इन तीन चीज़ों में जो रिडक्शन हो रहा है उसका कारण क्या है। तो इनके पीछे क्या कारण हो सकता है। या तो हो सकता है कि आपकी जो आरबीसी है उसका प्रोडक्शन कम हो गया हो, या हो सकता है कि उनका डिस्ट्रक्शन बढ़ गया हो, या ये भी हो सकता है कि ब्लड लॉस कुछ ज़्यादा हो गया होगा बॉडी से। तो ये तीन कारण हैं आपकी आरबीसी काउंट या हीमोग्लोबिन कंटेंट कम होने के। तो ये तो हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ एनीमिया। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। बहुत अलग अलग तरीके की बुक्स हैं, सब में अलग अलग तरीके का क्लासिफिकेशन दिया है हर राइटर ने अपने हिसाब से। तो ये जो क्लासिफिकेशन मैंने उठाया ये मैंने सैम्बलिंगम से उठाया है क्योंकि इसमें ज़्यादा तरीके की जो एनीमिया है मुझे लगता है वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, तो इसलिए जो है मैंने उससे प्रेफर किया है। तो मैं भी कहूँगी आप लोगों कि आप भी इससे लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बात करूँ क्लासिफिकेशन की तो दो तरीके का एनीमिया हो सकता है। एक होगा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसका, एक होगा इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो आपकी आरबीसी है वो किस तरीके की है उसकी मॉर्फोलॉजी बेस्ड, और इटियोलॉजी मतलब कारण क्या है एनीमिया का उस पर बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो है वो चार तरीके की क्लासेस आती हैं। फर्स्ट है आपका नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, सेकंड है मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, फिर है मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, और लास्ट है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो ये जो सारे एनीमियाज़ हैं इनकी डिटेल मैं आपको इसके बाद बताऊंगी। फिर दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारा इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें आती हैं 5 तरीके के एनीमियाज़। सबसे पहला हेमरेजिक एनीमिया, मतलब अगर किसी को हेमरेज हो गया, ब्लड लॉस हो गया, उसके वजह से होने वाला एनीमिया। दूसरा हीमोलाइटिक यानी ब्लड सेल्स के टूटने की वजह से, या हम कह सकते हैं उनके डिग्रेडेशन की वजह से जो एनीमिया हुआ होगा वो। फिर ए प्लास्टिक एनीमिया, फिर नेक्स्ट है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया, और लास्ट है हमारा एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीजेस, किसी क्रोनिक डिजीज़ के कारण होने वाला एनीमिया, या डिजीज़ इंड्यूस्ड भी हम कह सकते हैं। तो ये जो सारे हैं ये हुए इटियोलॉजिकल क्लास। इस इटियोलॉजिकल क्लास में जो हीमोलाइटिक एनीमिया है वो दो तरीके का हो सकता है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इसमें इंट्रिंसिक में दो तरीके का आप पढ़ेंगे, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। नेक्स्ट जो है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसमें
न्यूट्रिशन के डेफिशिएंसीज होने वाला एनीमिया रहेगा। तो जो जो चीज़ें आपकी हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करती हैं या उसमें लगती हैं, उनकी डेफिशिएंसी होगी तो आपको एनीमिया हो जाएगा। जैसे कि आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो एनीमिया, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो एनीमिया, विटामिन B12 होगा तो एनीमिया, और फॉलिक एसिड होगा तो एनीमिया। तो ये भी आपको अलग अलग से पढ़ना है। तो हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करूं तो आरबीसी जो है वो किस तरीके की दिखने लगी है, क्या वो छोटी हो गई है, क्या वो बड़ी हो गई है, इसका शेप, साइज़, वॉल्यूम, ये सब जो है वो किस तरीके का है, उस पर बेस्ड जो एनीमिया है वो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। तो इसमें जो है 2 फैक्टर्स आपको एक्चुअली स्टडी करने होते हैं अच्छे से डिटेल में। वो होते हैं आपके एक्चुअली ब्लड इंडिसेस। फर्स्ट होता है मीन कार्पेसिलर वॉल्यूम MCV, और दूसरा होता है मीन कार्पेसिलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। जो फर्स्ट है MCV, वो बताता है कि एक आइडियल साइज्ड आरबीसी का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, और जो सेकंड वाला होगा वो बताएगा कि हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए उस आइडियल आरबीसी के अंदर। तो इन दोनों के ही कम ज़्यादा होने से हम पता लगाएंगे कि एनीमिया है या नहीं। MCV की नॉर्मल वैल्यू होती है 90 क्यूबिक म्यू M, और जो आपका MCHC है उसकी होती है कितनी, पूरी 30%। ठीक है, तो अब इन्हीं के बेस पर, इन्हीं के कम ज़्यादा होने से 4 तरीके का जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। पहला है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। नॉर्मोसाइटिक यानी जो सेल साइज है या वॉल्यूम है वो नॉर्मल है। नॉर्मोक्रोमिक यानी कलर भी नॉर्मल है, यानी जो MCV और MCHC दोनों ही नॉर्मल है, फिर भी एनीमिया है। क्यों? क्योंकि आरबीसी काउंट कम हो रहा है। नेक्स्ट है मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। मैक्रो यानी बड़ा, तो जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा MCV, MCHC नॉर्मल है, आरबीसी काउंट भी कम हो चुका है। नेक्स्ट है मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इसमें क्या होगा, मैक्रोसाइटिक यानी MCV इंक्रीज हो जाएगा, और हाइपोक्रोमिक यानी कि MCHC जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट और लास्ट आता है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। MCV भी कम हो जाएगा और MCHC भी कम हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर हाइपरक्रोमिक कहीं क्यों नहीं आया, क्योंकि आरबीसी का एक स्पेसिफिक क्या कहेंगे कैपेबिलिटी होती है हीमोग्लोबिन को अपने अंदर कंटेन करने की, तो वो लिमिट से तो ज़्यादा नहीं हो सकती ना। तो ये था मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर मैं बात करूँ आगे इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, तो इस वीडियो में मैं आपको उसमें से 3 ही थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, बाकी 2 बहुत बड़े हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में मैं शुरू कर रही हूँ इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की 3 क्लासेस, जिसमें से सबसे पहला मैं आपको बताऊंगी हेमरेजिक एनीमिया, दूसरा मैं बताऊंगी एप्लास्टिक एनीमिया, और तीसरा मैं बताऊंगी आपको क्रोनिक एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज़, जिसको हम कह सकते हैं ACD। तो जिसमें कि सबसे पहले बात करते हैं हेमरेजिक एनीमिया। हेमरेजिक एनीमिया कहाँ से आया? हेमरेज से। हेमरेज क्या होता है? अगर मैं हेमरेज की इटाइमोलॉजी आपको बताऊं तो हेमरेज जो टर्म है वो बना है हाइमा प्लस रेगनेंट से, जिसमें हाइमा का मतलब होता है ब्लड, और रेगनेनाए शायद इसको यही प्रोनाउंस करते हैं, मुझे क्लियरली नहीं पता है, उसका मतलब होता है बर्स्ट। तो मतलब जब ब्लड जो है बर्स्ट होकर बाहर निकलने लगे इस तरीके से कुछ, तो उससे बना हेमरेज। हेमरेज यानी ब्लड का बहुत तेज़ी से बाहर निकलना। तो हेमरेज जो है या हेमरेजिक एनीमिया जो है वो 2 तरीके का हो सकता है। पहला है क्रोनिक और दूसरा है अक्यूट। क्रोनिक यानी जो धीरे 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 आपके बॉडी में कहीं से ब्लीडिंग होती रहे, तब उसके वजह से प्रोड्यूस होने वाला एनीमिया क्रोनिक हेमरेजिक एनीमिया होता है। तो जैसे कि पेप्टिक अल्सर या हीमोफीलिया की कंडीशन में हो सकता है। पेप्टिक अल्सर में भी धीरे धीरे जो है क्या होता है, ब्लीडिंग होती है इंटेस्टाइन और स्टमक के अंदर। और हीमोफीलिया जो तो आपको पता ही होगा, अगर हीमोफीलिया में आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बोल सकते हैं। हीमोफीलिया पर भी मैं एक नया वीडियो बना सकती हूँ। तो हीमोफीलिया में भी ऐसे होता है कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर है वो एक तरीके का, तो उसमें भी ब्लीडिंग होती है, कांस्टेंट या क्रोनिक होती है, काफ़ी लॉन्ग टाइम चलती है।
तो वो वाली जो कंडीशन है उसमें आपको होगा क्रोनिक हेमरेजिक एनीमिया। नेक्स्ट है अक्यूट हेमरेजिक एनीमिया। इसमें क्या, जब एकदम से आपको ब्लीडिंग होने लगे और उसके वजह से सडन जो आपकी बॉडी में एनीमिया प्रोड्यूस हो जाए, वो है अक्यूट हेमरेजिक एनीमिया। जैसा कि एक्सीडेंट्स की कंडीशन में हो सकता है, एक्सीडेंट्स में कभी भी बहुत ज़्यादा खून बह जाए तो उस कंडीशन में आपको ये एनीमिया हो सकता है। और इस कंडीशन में जो एनीमिया प्रोड्यूस होगा वो होगा नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, क्योंकि आपके जो आरबीसीज हैं उनमें कोई इशू नहीं है, वो नॉर्मल उनका जो है शेप और साइज़ रहेगा और नॉर्मल उनका हीमोग्लोबिन कंटेंट रहेगा, लेकिन दिक्कत कहाँ होगी, आरबीसी काउंट में। नेक्स्ट है आपका ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया कई जगह पढ़ाते हैं, कई जगह नहीं पढ़ाते हैं। अगर सिंपली हम समझें तो ये क्या है, जब आपकी जो रेड बोन मैरो है उसमें कोई स्पेसिफिक डिसऑर्डर होगा तो उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला एनीमिया ए प्लास्टिक एनीमिया होगा। और लास्ट जो है वो है ACD यानी एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़। जब आपके बॉडी में एनीमिया किसी क्रोनिक डिजीज़ के कारण प्रोड्यूस होगा तो उसे हम कहेंगे एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ या ACD। ये जो है इसमें क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ आ सकते हैं या नियोप्लेसिया आ सकता है और बहुत सारी कंडीशंस हैं। इसकी मेन पैथोजेनेसिस हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई लंबे समय तक चलने वाले डिसीज़ के कारण आपके लिवर में हेप्सिडीन का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होने लगता है। अब हम हेप्सिडीन समझते हैं क्या होता है। मैं बहुत शॉर्ट में अगर बात करूं तो जब हमारे बॉडी में आयरन की ज़रूरत होती है तो वो आयरन हमको डाइट से मिलता है। तो डाइट से जो आयरन मिला है वो एंटेरोसाइट्स यानी कि इंटेस्टाइन की सेल्स में जाता है। इंटेस्टाइन की सेल्स से वो आपके ब्लड में और अदर ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को मिलता है, पर उस आयरन को बॉडी की सेल्स तक पहुंचने के लिए फेरोपोर्टिन नाम के चैनल से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि आपको यहाँ दिख रहे होंगे। तो जैसे ही वो एंटेरोसाइट से इन चैनल्स के थ्रू निकलते हैं फिर कहीं जाकर वो आपके ब्लड और अदर ऑर्गन्स को या टिश्यूज़ को जाते हैं। तो होता क्या है, जब ज़रूरत नहीं होती आपके बॉडी को आयरन की, एक्स्ट्रा आयरन की, तो हेप्सिडीन जो है बॉडी में रिलीज़ होता है थ्रू लिवर और फिर वो इस आयरन के फेरोपोर्टिन चैनल को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से, या इसका इंटरनलाइजेशन कर देता है, जिसकी वजह से आयरन जो है वो ब्लड में और टिश्यूज़ में नहीं आता। तो इसलिए इसका जो काम है आयरन के एक्सपोर्ट को रोकना है। अब आयरन के एक्सपोर्ट को ये रोकता है, लेकिन जब ACD की कंडीशन हो तब ये ही हेप्सिडीन का जो प्रोडक्शन है वो बहुत इंक्रीज़ होने लगता है। और जैसे ही हेप्सिडीन ज़्यादा होगा तो वो ज़बरदस्ती, मीन्स इतना रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी ये फेरोपोर्टिन चैनल्स को ब्लॉक करेगा, उनका इंटरनलाइजेशन करेगा। तो क्या होगा, जब आपको ज़रूरत भी पड़ रही है तब भी आपके ब्लड को, आपके टिश्यूज़ को आयरन नहीं सप्लाई हो पाएगा, क्योंकि उसका तो चैनल ही बंद हो गया। तो इस वजह से ये जो है ACD प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हेप्सिडीन लेवल्स इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी के अंदर। तो शॉर्ट में मैंने आपको ये सारे एनीमिया बता दिए हैं। अब जो रह गए वो हीमोलाइटिक और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया है, जो कि मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको आगे भी जानना है कि हीमोलाइटिक एनीमिया और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया किस तरीके से होता है और उनकी डिटेल्स आप जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको इसमें क्या अच्छा लगा और क्या डाउट है जो रह गया। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं, अगर कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आपको डाउट्स है, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको इसका नेक्स्ट वीडियो देखना है तो जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे चैनल एडुल्यूमिनेसेंस पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।